इनकम फ्रॉम पेरेंट्स, फंड्स फ्रॉम दादाजी एक्सेप्टेड, नाना नानी एक्सेप्टेड। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित निगम, मैं राइजिंग आर्क एजुकेशन का ओनर हूं। हमारी लास्ट वाली वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ऐसी इंटरेक्शन एक वीडियो पे आती है तो मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलती है नए नए वीडियोस बना के बच्चों को जागरूक करने की। इसके साथ साथ मैं लोगों को बोलना चाहूँगा, व्यूअर्स को, कि वीडियोस तो आप इतना प्यार देते ही हैं, हमारे पेज को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ये यूट्यूब चैनल मैंने आपके लिए बनाया है और बच्चों के लिए बनाया है आपके। ठीक है। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो चलिए सर, मैं लिविंग कॉस्ट की बात करती हूँ। सबसे पहले 29,710 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स प्लस 40,000 ऑन एन एवरेज, अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी की बात करती हूँ ऑस्ट्रेलिया में। इसी के साथ जो आपके ट्रेवल एक्सपेंसेस रहते हैं वो रहते हैं 3,000। तो ऑन एन एवरेज जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो अराउंड 72,000 बनते हैं। 72,710। ठीक है सर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। हाँ जी, अगर हम इसको करंट रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 65। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे ऑन एन एवरेज जो फंड्स आते हैं वो आते हैं 48 to 50 lakhs। अभी जो ये एग्जैक्ट अमाउंट बनेगा, ये बनेगा 47,26,000। ये मैंने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया हुआ, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं 48 to 50 lakhs फंड चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, आराम से। ठीक है, तो चलिए सर स्टार्ट कर देते हैं। ये तो मैंने ऑन एन एवरेज आइडिया दे दिया। जी जी जी। लेकिन इसके साथ साथ जो हम फंड्स दिखाते हैं वो कोर्स ड्यूरेशन पे डिपेंड करते हैं, कितने लिविंग कॉस्ट हमने दिखाने हैं वो। ठीक है, तो किस हिसाब से दिखाना है? देखो, जो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन है मैं उसके हिसाब से बताऊंगा, और मैं क्या कहते हैं जीटी वो कंसिडर करूंगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं कि मैं उस यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कशन करूंगा जिसकी जो स्ट्रिक्टनेस है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट के लिए आप प्रिपरेशन करोगे तो इजी चीज तो वैसे ही क्लियर हो जाएगी। तो मैं एग्जांपल लेता हूं कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि 6 months ओल्ड फंड होने चाहिए आपके। ठीक है, 6 महीने पुराने होने चाहिए। तो वो अगर एफडी के फॉर्म में है तो भी चलेंगे, सेविंग में अकाउंट में पड़े हैं तो भी चलेंगे। बट इसमें भी एक पैरामीटर है कि इन केस एग्जांपल लेता हूं कि मैं एग्जांपल आपका ही ले लेता हूं कि ऑन एन एवरेज आपके फादर की इनकम है 15 लाख रुपए सालाना, और आपको उनको बाहर भेजना है। ठीक है, मतलब उनको आपको बाहर भेजना है ना, इस एजुकेशन पर्पस के लिए, मास्टर डिग्री के लिए भेजना है। और उन्होंने आज से 6 महीने पहले या 7 महीने पहले 35 लाख रुपए की एक एफडी बना ली है। तो हाँ, एग्जाम्पल मैं लेता हूं, तो इस कंडीशन में यूनिवर्सिटी आपसे सवाल पूछ सकती है कि एकदम से इतना लार्ज सम ऑफ मनी कैसे आ गया जब आपकी एनुअल इनकम है ही 12 लाख रुपए या फिर 15 लाख रुपए। तो यहां एक सवाल निशान ये कहा जाता है। तो इस चीज से बचने के लिए मैं लोगों को बोलूंगा, जिसके पास भी सोर्स नहीं है, क्योंकि एफडी का ही सोर्स मांगते हैं, सेविंग का सोर्स नहीं मांगते वो लोग। अगर सोर्स नहीं है उस अमाउंट का तो एफडी मत बनाए। ठीक है, सेविंग में पैसा पड़े रहने दें और उससे आप अपना काम चलाएं। अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो जितनी भी माल प्रैक्टिसेस होती है यहाँ पे हमारे ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन स्टूडेंट वीजा में, तो क्या है कि एफडी अगेंस्ट ओडी बहुत चलता है मार्केट में, कि पता चला एफडी बना के रख ली और एफडी बनाई, ओडी ले ली उस पर। तो और जब एम्बेसी को दिखाना हुआ या फिर यूनिवर्सिटी को तो ओडी क्लोजर कर दी। इस चक्कर में कहीं कहीं सिचुएशन में कुछ यूनिवर्सिटीज ये आपको इस चीज में पकड़ेंगी। तो इससे बचने के लिए आपके पास अगर सोर्स नहीं है वो पैसे का, जैसे एग्जाम्पल आपके फादर ने किसी से, एग्जाम्पल लो, अरेंज करे, किसी से एग्जाम्पल लो, बिजनेस पार्टनर से ही पैसे ले लिए एग्जाम्पल लो, और उसका सोर्स तो नहीं दिखा सकते। तो इस केस में वो पैसा सेविंग में पड़े रहेंगे। सेविंग में पैसा 6 महीने होल्ड हो जाएगा तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज उसके बारे में वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। एफडी होगी तो डाउट करें। ठीक है सर, तो चलिए सर, फंड्स की हमने बात करी है। फंड्स में किस तरीके के फंड्स, किस टाइप के फंड्स एक्सेप्ट होंगे? अब मान लीजिए किसी का पीपीएफ आता है, जीपीएफ आता है, हाँ जी, और कुछ शेयर मार्केट में लोगों ने पैसे हाँ जी, तो वो एक्सेप्ट होते हैं? हाँ जी, मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जाम्पल लो कि ये सरकारी एम्प्लॉय के लिए मेन वीडियो बन जाती है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपना पैसा पोस्ट ऑफिस में डाला होता है। मैं सबके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। जीपीएफ हो, पीएफ हो, पीपीएफ हो, ठीक है। इसके अलावा किसी के एलआईसी का पैसा आया हो या फिर कोई भी प्राइवेट बैंक की भी पॉलिसी मैच्योर होकर आई हो, म्यूचुअल फंड आए हो, शेयर्स बेचे हो पुराने, ठीक है, कोई भी पैसा जिसकी मनी ट्रेल आप प्रूव कर सकते हो, समझे, मनी ट्रेल, वो एक दिन पुराना भी अगर अकाउंट में आएगा तो भी एक्सेप्टेबल है। मतलब आज इन केस में बात कर रहा हूं कि आज की डेट है हमारी, क्या कहते हैं, 20 अप्रैल, एग्जाम्पल लेता हूं,
20 अप्रैल 2026, तो अगर 20 अप्रैल 2026 को वो अकाउंट में पैसा गिर गया तो वो 21 तारीख को पुराना कंसिडर किया जाएगा, बिकॉज आपके पास सारी मनी ट्रेल है, उसकी वाइट बनी है, तो वो चीजें है। इसके साथ साथ मैं एग्जांपल लेता हूं, किसी की प्रॉपर्टी सेल हुई हो, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी सेल का पैसा भी अगर आया है रीसेंट विद ऑल सोर्स, सारे सोर्स के साथ, तो वो भी पुराना ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, इसके अलावा और भी चीजें हैं। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं कि किसी ने अपनी गाड़ी बेच दी, यार नॉर्मली मैं बोलूंगा चलो गाड़ियों की रीसेल इंडिया में थोड़ी गड़बड़ चल रही है या फिर है, बट कई बार ऐसा हो सकता है ना, किसी की लग्जरी कार सेल हुई 27-28 लाख रुपए की, तो वो भी पुराना ही पैसा कंसिडर किया जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, बस क्योंकि उसकी जितने भी सेल परचेज के डॉक्यूमेंट है, उसकी आरसी कॉपी, जिसने खरीदा हो उसके नाम पे एग्रीमेंट, वो सारे डॉक्यूमेंट एकदम सॉलिड होने चाहिए, तो वो भी आप प्रूफ ऐसा लगा सकते हो। मतलब जिस चीज का प्रूफ है वो सब जेन्युइनली एक्सेप्ट हो जाता एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए सर लोन पे आ जाते हैं अभी हम। लोन पे सीधे डायरेक्ट लोन पे, लोन ठीक है, लोन पे चलते हैं। तो लोन पे कोलेटरल, नॉन कोलेटरल, किस टाइप का लोन एक्सेप्ट होता है? दोनों लोन एक्सेप्टेड है, ठीक है ना, दोनों लोन एक्सेप्टेड है। एम्बेसी दोनों लोन के लिए मना नहीं करते, बट कुछ एजुकेशन प्रोवाइडर हैं जो अनसिक्योर्ड लोन एक्सेप्ट नहीं करते। कुछ एजुकेशन प्रोवाइडर ऐसे हैं, फिर से मैं बोल रहा हूं, जो अनसिक्योर्ड लोन एक्सेप्ट नहीं करते, तो आपने वो ध्यान देना है। अगर आप कोलेटरल बेस्ड लोन ले रहे हैं तो ज़्यादा सिक्योर्ड है आपके लिए भाई, क्योंकि उसमें क्या है कि पहली बात तो थोड़ी आपकी इंटरेस्ट रेट भी कम होता है, सेकेंडरी उसके पास सारे आपके पास प्रॉपर्टी के पेपर भी रहते हैं, सारा सोर्स भी रहता है कि भाई क्या कहते हैं प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट भी लग जाती है, उसके बाद जितनी भी आपने इंस्टॉलमेंट भरनी वो भी लग जाती है, सारी डिटेल आती है। सेम अगर मैं अनसिक्योर्ड लोन की बात करता हूँ, जो बच्चे भी सुनना चाहते हैं, अनसिक्योर्ड लोन एम्बेसी एक्सेप्ट करती है, बट कुछ एजुकेशन प्रोवाइडर आज की डेट में मना कर चुके हैं कि वो अनसिक्योर्ड लोन नहीं एक्सेप्ट करेंगे। नो प्रॉब्लम, तो उसमें अप्लाई नहीं करना, आप उस जगह अप्लाई करो जहां पे ये लोन एक्सेप्ट हो रहा है। बट उसमें भी कुछ एजुकेशन प्रोवाइडर ने एक कंडीशन डाल दी है कि वो जो लोन है, एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने HDFC क्रेडिला का ही नाम ले लेता हूँ मैं, जो सबसे ज्यादा नामी है, बदनाम है, उसी को पकड़ लो, ठीक है, नामी है, पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं, मैंने ऐसे टाइम पास के लिए बोला है। HDFC क्रेडिला का 25 लाख का लोन आपने करा लिया या 30 लाख का करा लिया, रिसेंटली हमने कराया भी 1-2 लोगों का। वो एजुकेशन लोन कुछ यूनिवर्सिटीज कहेंगी कि पूरा डिसबर्स कराओ तभी वो कंसिडर करेंगे, तो वो प्रॉब्लम आ जाती है डिसबर्समेंट की, क्योंकि जिस दिन से एजुकेशन लोन आप डिसबर्स करा लोगे आपका इंटरेस्ट चार्ज होना हो जाएगा, तो वो कंडीशन है, वो आपको खुद ध्यान देना पड़ेगा। अब इसका बियर जो है वो जो कस्टमर है वही बियर करेगा, या फिर जो स्टूडेंट है उसी पे है। वीजा आ गया तो ठीक है, बच्चा कहे कोई दिक्कत नहीं, वीजा आ गया तो, पर इनकेस रिफ्यूजल आती है तो समस्या खड़ी हो जाती है, तो वो आपने देखना पड़ेगा। तो दोनों लोन एक्सेप्टेड है। इसके साथ साथ मैं बच्चों को बताना चाहूंगा, एक अनसिक्योर्ड लोन 7.5 लाख का, ठीक है, क्या कहते हैं, सरकारी बैंक भी देते हैं, वो भी आप ले सकते हैं, वो भी एक्सेप्ट हो जाता है। वो जितने कोर्स की ड्यूरेशन होती है उसको डिवाइड करके देते हैं। इसके अलावा भी मैंने एक बार पहले भी डिस्कस किया, मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूँ कि जैसे अभी हमारा जो गगनप्रीत वाला केस था ऐसे, तो उसके फादर आर्मी पर्सन थे, तो जिस बैंक में उनकी जो सैलरी आ रही थी, वो उस बैंक ने स्कीम निकाल रखी थी कि वो अप टू 30 और 40 लाख रुपीज स्टूडेंट को एजुकेशन लोन दे सकते हैं, वो भी अनसिक्योर्ड, डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द पेरेंट। तो वैसे लोन भी एक्सेप्टेड है। कई बार आपकी जो स्कीमें चल रही होती हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, तो उसके थ्रू भी आप लोन ले सकते हो अनसिक्योर्ड, वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सर फंड्स तो क्लियर हो गए। जितना फंड्स का पैरामीटर इंपॉर्टेंट है उतना ही कि बच्चे को कौन स्पॉन्सर कर रहा है। अगर मान लीजिए कि बच्चे की जो ITR है उसके पेरेंट्स फाइल कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन जो फंड्स हैं उसके दादा या दादी के अकाउंट में है, हाँ जी, हाँ जी, तो इस केस में बच्चा क्या करे? एक्सेप्टेड है, एक्सेप्ट हो। हाँ हाँ, इनकम फ्रॉम पेरेंट्स, फंड्स फ्रॉम दादाजी एक्सेप्टेड, नाना नानी एक्सेप्टेड। देखो अगर आपके पास फंड है, मतलब एग्जांपल में ले रहा हूँ कि पेरेंट्स के बाद फंड शॉर्ट पड़ रहे हैं और दादाजी के बाद क्या कहते हैं फंड्स हैं, तो आप शो कर सकते हैं, बस सपोर्ट एफिडेविट ले लें। मैं एग्जांपल में देता हूँ। अगर दादा दादी ITR फाइल नहीं करते नहीं चलेगा, तब भी चलेगा। चलो मैं एग्जांपल में अभी बड़ा अच्छे से बताता हूँ। फादर मदर स्पॉन्सर कर सकते हैं, कोई बड़ा भाई बहन वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जांपल लेता हूँ कि आप मैरिड हैं, आपके हस्बैंड कर सकते हैं, ठीक है, आपके सास ससुर भी कर सकते हैं, चलो मैंने बता दिया हल्का सही, ठीक है। इसके अलावा जो एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट के नाना नानी और दादा दादी भी कर सकते हैं,
ठीक है। उनके फंड्स भी आप शो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आराम से चल जाएंगे। अब मैं आ जाता हूँ मुद्दा कि लोग कहते हैं यार मेरे चाचा के अकाउंट में फंड है, ताऊ जी के अकाउंट में फंड है, मामा है, बुआ है, मासी है, ठीक है, मैं कहता हूँ वो भी चल जाएंगे। उसकी एक ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक आराम से बता देता हूँ। वो ट्रिक जानना भी जरूरी है, अगर कोई एजेंट भी देख रहे हैं उनको हो सकता है पता हो, नहीं पता हो तो वही बता देता हूँ। आपने कुछ नहीं करना है, जो वो अकाउंट है, जिस भी अकाउंट में, एग्जांपल लेता हूँ कि मेरा नाम है अर्पित निगम, मेरे फादर का नाम है सुधीर निगम, मेरे ताऊ जी का नाम जो है वो प्रदीप निगम है। तो मेरे फादर के पास फंड शॉर्ट पड़ रहे हैं, पर प्रकाश निगम जो है, प्रदीप प्रकाश निगम, उनके पास पैसा अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो जिस अकाउंट में उनके 22-25 लाख रुपए पड़े हुए हैं, उसमें कुछ नहीं करना है, फादर को एज अ सेकंड होल्डर बना देना है। तो फर्स्ट होल्डर प्रदीप प्रकाश निगम, सेकंड होल्डर सुधीर प्रकाश निगम, तो वो अकाउंट दोनों का दिखाएगा। ज्वाइंट करा दो, अकाउंट ज्वाइंट करा दो। अकाउंट ज्वाइंट करते ही वो पैसा फर्स्ट अकाउंट होल्डर का हो या सेकंड अकाउंट होल्डर का हो, वो दोनों का ही हो जाता है। और इसी के साथ साथ एम्बेसी ये नहीं देखती कि अकाउंट कब ज्वाइंट हुआ है, वो ये देखती है अकाउंट ज्वाइंट होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। तो चलिए, हायर कमीशन जॉइंट अकाउंट भी एक्सेप्ट करती है। हाँ, और हाँ। इसी के साथ नॉन कोलेटरल जो लोन होता है वो भी एक्सेप्ट करती है। थैंक यू सो मच सर, इतने ज्यादा फिजिकल इंसाइट शेयर करने के लिए। जी 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 जी। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो जो इसके फंड्स के रिगार्डिंग, कैलकुलेशन के रिगार्डिंग, या फिर इसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछना चाहता हो तो मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकता है। मेरे से भी डायरेक्ट पूछ सकते हो, नीचे दिया गया नंबर मेरा ही है, मैं भी फ़ोन उठा लेता हूँ। बाकी हमारी टीम एक्सपर्टीज़ है, हमारी टीम की ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा में, तो कोई भी बच्चे की क्वेरी हो, कहीं से भी हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं से भी कॉल कर सकता है। गुजरात के बच्चे तो बहुत कॉल करते हैं, पता नहीं बहुत प्यार करते हैं मेरे से, काम भले ना करवाएं कॉल बहुत करते हैं, ठीक है, क्वेरी क्लियर करने की, क्योंकि हम हर जगह की एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हैदराबाद के बच्चे भी मिल के गए हैं मेरे से, तो वो भी मतलब ये है कि कई लोग घूमने, जैसे एग्जांपल मैं बता देता हूँ, आते कौन कौन है, जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट होते हैं। अभी इंजीनियरिंग के बहुत सारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जो फरवरी में घूम फिर के गए नॉर्थ, मनाली, शिमला, इधर उधर, तो वो आते हैं तो यहाँ चंडीगढ़ का चक्कर लगता ही उनका, तो यहाँ से मिल के चले जाते हैं। तो कोई भी बच्चे कहीं से भी आ रहे हैं, अगर नहीं भी आ रहे हैं तो ऑनलाइन गाइडेंस ले सकते हैं, ऑनलाइन प्रोसेस भी हम करते हैं। अदरवाइज वो हमारी टीम से कांटेक्ट करें और अपना काम करवाएं।